जय हिंद दोस्तों। जब टाइटैनिक को बनाया गया था तो उसे इस तरह से बनाया गया था कि वो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से समुद्र का पानी इसके अंदर भरने लगा और कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा के दौरान समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस समय टाइटैनिक डूबा उस समय एक SS कैलिफोर्निया नाम का जहाज टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि टाइटैनिक में बैठे सभी लोगों को बहुत ही आसानी से बचा सकता था। लेकिन इस जहाज ने टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को नहीं बचाया। आखिर क्यों? और जहाज में मौजूद 2223 लोगों में से 1500 लोग समुद्र की गहराई में समा गए। और क्या आप जानते हैं कि इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड को इसके बारे में जानकारी थी कि आगे एक बहुत ही बड़ी चट्टान है, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों? जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपनी पहली यात्रा पे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए निकला। उस समय जहाज में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और इनके अलावा कुछ इमिग्रेंट्स भी सवार थे, जो कि अमेरिका में अपनी एक नई जिंदगी बसाने के लिए जा रहे थे। टाइटैनिक के कैप्टन 62 वर्षीय सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। जब ये जहाज साउथहैम्पटन से रवाना होने वाला था तो उस समय लोगों में, मीडिया में और लगभग हर जगह इसको लेकर एक क्रेज था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। मतलब ये जहाज एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। इस बात की पुष्टि खुद टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट जे ब्रूस इसमें ने की थी, और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, जिसके चलते उन्होंने पब्लिकली इस बात को बोला भी था। और यही वजह थी कि टाइटैनिक की पहली यात्रा में ही उसमें 2223 लोग सवार थे। लेकिन इस जहाज में मौजूद सभी लोगों में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। अपने पहले सफर के 2 दिन बाद ही, यानी कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलना स्टार्ट हो गई। मतलब कि जिस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ये जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उसमें बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें भी मौजूद थी। और इसके बारे में समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के जहाज को रेडियो कम्युनिकेशन से बताते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान टाइटैनिक की स्पीड 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन इस स्पीड को कम ना किया गया, ये जानते हुए भी कि आगे आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। असल में ये घटना कैप्टन को पहले से ही आगाह करने के लिए थी, लेकिन सबको तो यही लगता था कि जहाज को कुछ नहीं होगा। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी गईं। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड और उनके क्रू ने इस बात को अनदेखा कर दिया और अभी भी टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की गई। धीरे धीरे करके दिन ढल गया और रात आई। उस रात की विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि उस रात चांद नहीं निकला था। दोस्तों, आपको बता दें कि जहाज के आगे ऊपर साइड एक क्रो नेस्ट होता है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई कौवे का घोंसला होता है। दरअसल ये जहाज के आगे के हिस्से में काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, जिसे लुक एट पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमेशा किसी न किसी को बिठाकर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है इसके बारे में पता चलता रहे, और किसी बड़े जहाज या बड़ी चट्टान के आने से पहले ही इसके बारे में जहाज के कैप्टन को बता दिया जाए। 14 अप्रैल की रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीक नाम का एक शख्स जो कि क्रो नेस्ट पर बैठा है, अचानक से जहाज के सामने एक बहुत बड़ा सा बर्फ का पहाड़ देखता है, जिसके बाद वो तुरंत 3 बार घंटी बजाता है, जो कि इस बात का इशारा होता है कि जहाज को दूसरी तरफ मोड़ो, आगे कोई बड़ा खतरा है। इसके अलावा वो शख्स अपने जहाज के ऑफिसर्स को फोन भी करता है और चिल्लाकर कहता है कि सामने एक बड़ी चट्टान है, जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो। ब्रिज पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मैकमास्टर मर्डॉक इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और फौरन भागकर इंजन रूम में जाते हैं और कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर वो जहाज उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है। साइंटिस्ट का ये मानना था कि आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन्स था। टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत ये देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। इसके बारे में शोध हुआ तो ये रियलाइज हुआ कि अब ये जहाज डूब जाएगा। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ये बोलते हैं कि रेडियो पर एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो, ताकि जो जहाज हमारे आसपास होंगे वो इस सिग्नल को कैच कर लेंगे और हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक कई सारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं। लगातार आधे घंटे तक ट्राई करने के बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया इस सिग्नल को कैच कर लेता है और बात हो जाती है। लेकिन समस्या वाली बात ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से अभी भी 107 किलोमीटर दूर था, और अगर ऐसे में ये जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक के पास आता है
तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। और 3.5 घंटे का समय टाइटैनिक के पास अब नहीं बचा था। कुछ क्रू मेंबर्स आसमान की तरफ रॉकेट्स और फ्लेयर्स छोड़ते हैं ताकि अगर आसपास कोई जहाज हो तो वो इस सिग्नल को देख ले। इसी बीच एडवर्ड क्रू मेंबर से ये ऑर्डर करते हैं कि लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए इस जहाज से इवैक्यूएट किया जाए। एज यूजुअल लेडीज और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई लाइफ बोट्स में बैठने की। जहाज में बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बात उनके माइंड में थी कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि जब फर्स्ट बोट को समुद्र में उतारा गया तो उस समय 28 लोग ही लाइफ बोट में गए, जबकि उसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और रात में 2:05 पर लास्ट लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन अभी भी टाइटैनिक में 1500 लोग सवार थे। रात में 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और समुद्र में डूब गया। और जो 1500 लोग टाइटैनिक में सवार थे वो पानी में डूब गए, या जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि उस समय समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। जहाज के कैप्टन एडवर्ड अंत तक अपनी स्टीयरिंग व्हील पर बने रहे और उसी के साथ डूब गए। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। रात में करीब 3:35 पर आरएमएस कार्पेथिया उन बोट में सवार लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया और लाइफ बोट्स में मौजूद 705 लोगों को सक्सेसफुली बचा लिया गया। दोस्तों, ये तो बात रही टाइटैनिक के डूबने की। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग के पास था तो उससे 1 घंटे पहले करीब रात में 10:40 पर एसएस कैलिफोर्नियन ने आगे आइसबर्ग होने के लिए टाइटैनिक को इन्फॉर्म भी किया था। रात में करीब 11:15 पर एसएस कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इतनी रात को कम विजिबिलिटी में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए वो जहाज रात में वहीं पर रुक गया था। हालांकि एसएस कैलिफोर्नियन के कुछ क्रू ने यह भी कहा था कि उन्होंने टाइटैनिक से निकलने वाले फ्लेयर्स और रॉकेट को देखा भी था और इसकी जानकारी अपने कैप्टन को भी दी थी। लेकिन एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने कहा कि वो जहाज बड़े लोगों का है, उनकी पार्टी चल रही होगी, उनकी पार्टीज ऐसी ही होती हैं। इसके अलावा टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि टाइटैनिक के मालिक कैप्टन एडवर्ड के ऊपर प्रेशर करते रहे कि टाइटैनिक को उसकी टॉप स्पीड में ही चलने दो, बावजूद इसके पता होने के कि आगे समुद्र में कई सारे आइसबर्ग्स हैं। शायद वो कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते थे साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचने का। दोस्तों, इसलिए ही कहते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को हमेशा के लिए डुबो देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा आपने देख लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।